जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। अच्छा, काइंडली चैट में रिस्पॉन्ड कर लिया करें, नहीं तो माइक का तो इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, कल हमने ओवरव्यू किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने समझा था आखिर लॉ क्या चीज़ है। ठीक है, और लॉ को बनाया क्यों जाता है, क्यों ये कानून बनाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि जी लॉ क्या है, ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, और क्यों बनाए जाते हैं कि ताकि हम लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। बनाता कौन है, इसको डिजाइन भी स्टेट करती है और इन्फोर्स भी स्टेट करती है। अब हम लॉज पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, डेफिनेटली आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जो आपको टाइटल मिलेगा वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट तो बहुत होते हैं, ठीक है, पर आपके नाम के साथ चार्टर्ड लगा हुआ है। चार्टर्ड का मीनिंग क्या होता है, को बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्टर्ड? जी, व्हाट डू यू थिंक, चार्टर्ड का क्या मीनिंग है? आप चैट में भी बता सकते हैं और माइक पे भी बता सकते हैं, जैसे आपको फीजिबल लगे। जी, अकाउंटेंट तो बहुत टाइप के होते हैं, तो चार्टर्ड का क्या मतलब है? जी, आफ्ताब। आफ्ताब है हमारे साथ, जहीर अहमद है। चार्टर्ड का क्या मतलब होता है? आप बनने जा रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। अक्सर सुनते हैं ना, चार्टर्ड फ्लाइट, चार्टर्ड तैयारा। तो व्हाट चार्टर्ड मीन्स? जी, चार्टर्ड क्या है? अकाउंटेंट तो होते ही बहुत सारे, लेकिन चार्टर्ड का क्या है? नहीं, कुछ तो बोले। बनने जा रहे हैं आप? पता तो होना चाहिए, बनने क्या लगे हैं? जी, जहीर अहमद। जी जहीर, माइक पे बता दें। आवाज मेरी आ रही है? चले मैं ही बता देती हूँ चार्टर्ड क्या है। देखिए, हाँ तो बताइए ना, कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ भी गलत बोल दें कोई इशू नहीं है, लेकिन बोलिए, सो दैट मुझे आइडिया हो कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, आप उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं, उसको किस तरह सोच रहे हैं। ठीक है, तो इट डजंट नीड टू बी परफेक्ट, बट आंसर शुड बी देयर। ठीक है, वर्ड्स आपके होने चाहिए, परफेक्शन की जरूरत नहीं है। चार्टर्ड किसको कहते हैं, यानी कि अगर हम खुद सोचें, चार्टर्ड का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल है, ऐसा ही है। इसको कुछ एज हासिल है, जिस लफ्ज के साथ चार्टर्ड लगा होता है, ये प्रीमियम है, ऐसा ही है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, या चार्टर्ड असल में होता क्या है? ये ये जो हम कह रहे हैं स्पेशल, एज, प्रीमियम, ये है राइट टू यूटिलाइज ऑल दी सर्विसेज। ठीक है, कि आपका राइट टू एक्सेस प्रीमियम सर्विसेज, right to access have some special services, right to have a edge on others। और ये किस तरह मिलता है कि right to have all these, ये प्रॉपर किसी एग्रीमेंट, किसी डीलिंग की वजह से मिलता है। इन आवर केस द एग्रीमेंट डीलिंग क्या है? मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वो मेंबरशिप की वजह से हमें राइट क्या मिलता है, ये प्रीमियम क्या होता है कि हम जिस तरह ऑडिट करते हैं, हम एक ऑडिट रिपोर्ट लिख सकते हैं, हम एक साइन करते हैं, हमें एक अथॉरिटी मिलती है, ऐसा ही है। अगर मैं आपको उससे बताऊं डिटेल में,
कि उस मेंबरशिप से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी अथॉरिटी, एक राइट मिलेगा। कैन यू जस्ट गिव मी अ 1 minute ब्रेक? ओके जी, सो रिज्यूम करते। सो चार्टर का असल में मतलब, आपने जो सिंपल चार्टर है, इसका मतलब ही क्या होता है, एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कोई रिटन डॉक्यूमेंट। अब देखते हैं ना कि फलाने का चार्टर क्या था, 23 मार्च को जो रेजोल्यूशन पास हुई थी, उसका चार्टर क्या था। ठीक है, कि भाई उसका एग्रीमेंट क्या था, उसमें डीलिंग क्या। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है कि आपके पास एक मेंबरशिप है, जो मेंबरशिप आपको अथॉरिटी देती है, आपको राइट देती है। ठीक है, अथॉरिटी किस किस्म की आती है कि आप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हैं, आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप सर्विसेज बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये लॉज पढ़ने की जरूरत क्यों है? व्हाट डू यू थिंक? जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों आने चाहिए? व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई सीएस नीड्स टू लर्न ऑल दीज लॉज। मैं यहाँ पे लॉज के नाम भी लिख लेती हूँ जो आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके पास नंबर 1 पे है बिजनेस लॉ, नंबर 1 पे है, 2 पे है कंपनी लॉ, एंड देन टैक्सेशन। आप सिर्फ इस बात का जवाब दें, बिजनेस लॉ हमने क्यों पढ़ना है? जी, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने निकले थे, ये तो हमें लॉयर बनाने लगे हैं। ऐसा ही है, व्हाई वी नीड टू लर्न द बिजनेस लॉ? बच्चे आपके जवाब आएंगे तो मैं ज्यादा असेस कर सकूंगी कि हमने किस तरह आगे सिचुएशन को लेके चलना है। आपका जो थिंकिंग का वो तरीका कार है वो क्या है, और मुझे उसको कैसे राइट डायरेक्शन पे लाना है। इफ इट्स इन द राइट डायरेक्शन देन नो इश्यूज, बट इफ इट्स नॉट, द हाउ आई हैव टू मेंड इट। तो आपने बोलना है, आपने लिखना है, टू रन अ गुड बिजनेस। रन अ गुड बिजनेस कह सकते हैं, बिल्कुल। आप ऐसा ही है कि बिजनेस लॉ पढ़ना जरूरी है ताकि हम एक अच्छा बिजनेस कर सके। लेकिन क्या है, अब बिजनेस, ये आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उसके लिए ठीक है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बिजनेस करेगा। ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, या फिर वो फॉर इंस्टेंस ऑडिट किसी फर्म के अंदर काम कर रहा है, किसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो तब तो उसने बिजनेस नहीं रन करना, फिर उसे क्यों पढ़ना है? तो याद रखिएगा, उसको बिजनेस लॉ सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके पास एक राइट है, उसको अथॉरिटी दी गई है, उसको एज दिया गया है बाकी लोगों के ऊपर, कि अगर उसके सामने कोई किसी का एग्रीमेंट आता है, कोई ट्रांजैक्शन आती है, तो एटलीस्ट उसके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। ऐसा ही है कि उसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों? जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो बिजनेस लॉ के अंदर क्या है, हजारों किस्म की बिजनेस डीलिंग्स आती है, ट्रांजैक्शन आती है। बिजनेस लॉ में असल में होता क्या है, यही देखना होता है ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं, आपके पास डीलिंग्स कैसे हो रही हैं। उस डीलिंग को अगर किसी ने फुलफिल नहीं किया, यानी कि ब्रीच कर दिया है, फुलफिल ना करने को ब्रीच करते हैं,
तो फिर उस केस को कैसे टेकअप करेंगे, किसी के ऊपर पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, कौन है असल में पेनल्टी, किसके साथ प्रॉब्लम हुई है, कौन है इशूअर, कौन है डिफॉल्टर। तो ये सारी चीजें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम बिजनेस लॉ पढ़ते हैं। बाकी कंपनी लॉ और टैक्सेशन, तो कंपनी लॉ तो कंपनी तो हम कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर शुरू एंड आखिर यहीं से होता है। क्यों? ज़ाहिर बात है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप किसी कंपनी के अंदर बैठे या तो काम कर रहे होंगे या उसका ऑडिट कर रहे होंगे या किसी ना किसी तरीके से आप उसको डील कर रहे हैं। चलो बिजनेस लॉ हमने कहा कि भाई ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन कंपनी लॉ तो आपसे कहीं छूट ही नहीं सकता। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर इट। अगर आप किसी को ऑडिट कर रहे हो तो तब तो आपने करना ही करना है। सेम द केस विद द टैक्सेशन। टैक्सेशन सो एम्बेडेड इन अवर सिस्टम, जैसा हम हर चीज जो खरीदते हैं लेते हैं उस पर टैक्स पे कर रहे होते हैं, हमारी जो इनकम आ रही होती है उस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है, हमारा एज अ इंडिविजुअल डिडक्ट हो रहा है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे हो रहा होगा। सो यू हैव टू, ये दो तो आप जैसे अकाउंटेंसी है ये उसी तरह है। लेकिन बिजनेस लॉ, जैसे हमने कल भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस लॉ सिर्फ आप अभी इसी स्टेज पे पढ़ेंगे, इसके बाद आप इसको कभी नहीं पढ़ेंगे। तो आपने इसको पढ़ना भी इसी तरह कि भाई इस दफा इस पे इतनी मेहनत करनी है कि अगले 6 माह क्या कभी भी दोबारा इस किताब की शक्ल देखने को ना मिले। ठीक है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें, इसको पास करें और बस आगे निकलें। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर जोर भी इतना ही लगाना है। हमने, क्योंकि हमारी किताब के अंदर भी वो यही लिखता है कि भाई बात सुनो, बात आप ये है कि आपको हमने लॉयर नहीं बनाना, सिर्फ आपका इतना नॉलेज चाहिए कि अगर आपके सामने कोई चीज, कोई लॉ, कोई एग्रीमेंट पड़ा हो तो आप उसको पढ़ सको। ये नहीं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपको बेसिक चीज पढ़नी ना है। ठीक है, पढ़िए जरा ये दोनों पैराग्राफ्स, और पढ़ने के बाद डन का मैसेज कीजिए। जी पढ़ लिया है। जी जहीर अहमद, आपने पढ़ा है? काइंडली चैट में डन लिख लीजिए, यस लिख लीजिए। जी जहीर अहमद क्लास में मौजूद हैं? ओके। सो ये तो हो गई छोटी हमारी थोड़ी सी बातचीत। कल हमने स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था कि भाई कानून साजी कैसे होती है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए जाते हैं, उसी को आगे लेके हम चलेंगे। ठीक है, कि भाई आखिर ये कानून साजी होती कहाँ है, मुझे बताएं। आपको क्या लगता है कानून कौन बनाता है? पाकिस्तान के अंदर कानून कौन बनाता है? किसकी जिम्मेदारी है कानून बनाने की? जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? बेशक जरूरी नहीं है, मैंने आपसे कहा कि परफेक्ट आंसर होना चाहिए, बस देयर शुड बी एन आंसर। जी, कौन बनाता है कानून? पाकिस्तान में जो कानून बनते हैं, जो लॉज बनते हैं, कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, लॉयर्स बनाते हैं, कौन बनाता है? चीफ जस्टिस बनाता है। व्हाट डू यू थिंक कौन बनाता है? कानून साजी किस लेवल पे होती है? जी जहीर।
चलिए जी इस पे बात करते हैं कि लेजिस्लेशन जिससे मुराद कानून साजी है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसकी जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कानून बनाना जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की। ठीक है, कानून साजी करना जिम्मेदारी होती है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट की। तो हमने कहा चलें जी देखते हैं कि जी पार्लियामेंट किससे कहते हैं, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है। तो पता चला जी पार्लियामेंट में आता है हमारे पास प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट। नेशनल असेंबली को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और सेनेट को हम अपर हाउस भी कहते हैं। और इन सब को मिला के ये जो सारे हमारे पास हैं, ये जो प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट है, इनको बायकैमरल मजलिस शूरा भी कहा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है फेडरल लेजिस्लेचर इज अ बायकैमरल मजलिस शूरा, यानी कि पार्लियामेंट जो किससे मिलके बना है, प्रेसिडेंट से, नेशनल असेंबली से, सेनेट से। कल भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा था। अब समझते हैं यानी कि पार्लियामेंट को हम बायकैमरल मजलिस शूरा भी कह सकते हैं। बायकैमरल मजलिस शूरा। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट कौन होता है, नेशनल असेंबली कौन होता है, सेनेट कौन होता है। कल मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर कौन होता है। थोड़ा आप खुद कंट्रीब्यूट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन है, नेशनल असेंबली क्या है, सेनेट क्या है। कभी इनके नाम सुने, कभी देखे हैं कोई टीवी न्यूज पे, खबरों में, किसी जगह? एनी आइडिया कि व्हाट आर दीज? जी मतियाना एंड जहीर अहमद। अगेन रिपीट करूंगी, आप जस्ट अपनी कंट्रीब्यूशन करें। The words don't need to be perfect, but answer should be there. जवाब दें, जरूरी नहीं है कि जवाब ठीक हो, लेकिन जवाब दें। क्या होता है, कुछ तो आइडिया होगा कि भी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये होते कौन लोग हैं, आते कहाँ से हैं, इलेक्ट कैसे होते हैं। जी कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी जहीर, मतियाना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? अगर कोई आवाज का इशू है काइंडली आप वो भी चैट में लिख दीजिए कि आवाज सही नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम है। चलिए जी हम खुद ओवरव्यू करते हैं। आपको ये जो यहाँ पे आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं प्रेसिडेंट के सामने या गवर्निंग स्ट्रक्चर के सामने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं। जो हमारा पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये उसके पॉइंट्स हैं। जैसा प्राइम मैम हम मिनिस्टर। चैट में लिखे हैं, आपको हमारी एसएमएस नहीं आ रहे? जी बच्चे अभी आपकी आवाज आई है, इससे पहले नहीं नहीं थी हम ना ही। तो आपके शायद लिख चैट रहे थे, आप कुछ शो नहीं हो रही। मैसेजेस तो आपके ओके नाउ आई कैन सी, ये अभी आए हैं, पहले नहीं आ रहे थे। लेट मी चेक। जी बिल्कुल अभी आए हैं। वेरी गुड, आवाज भी आपकी अभी आई है और मैसेजेस भी आए। मे भी कोई इंटरनेट का इशू। चलें दैट्स गुड, गुड कंट्रीब्यूशन। चले जी हम आपको देखते हैं। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आखिर ये लोग जो नेशनल असेंबली का हमने देखा था कि नेशनल असेंबली में लोग कैसे आते हैं। हमने देखा था कि यूजली पॉपुलेशन वाइज जो हमारे पास प्रोविंसेस हैं उनको सीट्स मिलती हैं।
फिर उन प्रोविंसेस में आगे जो हमारे पास सिटी होते हैं, सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उनके पास कुछ सीट्स होती हैं, ठीक है, और वहां से वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। जो लोग इलेक्शन यहाँ से विन करते हैं वो नेशनल असेंबली में आके बैठ जाते हैं और अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कहा था कि जो लोग यहाँ पे विन करके आते हैं, जिस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होगी, वो यहाँ से अपने लिए प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर तो हमें ये समझ आ गई कि वो प्रॉपर उस इलेक्टेड वे से आता है, ठीक है। बट हाउ द प्रेसिडेंट एंड हाउ द सेनेट वर्क। अब सेनेट क्या है, सेनेट को समझते हैं, इसके साथ मैंने लिखा हुआ है अपर हाउस। कि सेनेट नेशनल असेंबली में, क्योंकि हमने कहा था पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर सबको सीट्स मिलती हैं, ऐसा ही सेनेट में हरगिज ऐसा नहीं होता। सेनेट में सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और वो होती भी इसी वजह से है कि भाई किसी प्रोविंस का कोई नुकसान ना हो जाए। फॉर इंस्टेंस हमने कहा पंजाब है, पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिंध है, देन वी हैव केपीके, एंड देन लास्ट में हमारे पास बलूचिस्तान है। हमने कहा सपोज पंजाब की सीट ज्यादा थी, सपोज करते हैं कि 150 सीट्स है नेशनल असेंबली के अंदर, और बलूचिस्तान की हमारे पास हम कहते हैं 20 सीट्स हैं सपोज। तो हमने कहा जाहिर बात है, हर लॉ हर कानून, ये जो मेजोरिटी है ये तो अपनी अपनी मर्जी की हर चीज पास कर लेंगे, ऐसा ही है। तो इसी वजह से सेनेट के अंदर क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दी, कि ताकि किसी के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी ना हो। इस पर भी फर्दर भी बात करेंगे कि वो नाइंसाफी कैसे नहीं होगी, ठीक है, कि जब हम देखेंगे कि लॉ बनता कैसे है, कानून साजी होती कैसे है, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये ऐसे है जिसकी वजह से कि यहाँ पे कोई किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता जिसकी वजह से किसी के साथ कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वापस जाते हैं हम अगर हम सेनेट को देखें, सेनेट के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, द सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। परमानेंट, अगली लाइन तो समझ आ गई, विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंसेस। लेकिन परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी का क्या मतलब है, कोई बताएगा? ये नेशनल, अच्छा ये अगर परमानेंट है तो इसका मतलब है नेशनल असेंबली परमानेंट नहीं होती, तो नेशनल असेंबली की मुद्दत कितनी होती है, कोई बताएगा? एनीवन, एनी आइडिया? अभी मैंने चैट प्रॉपर खोल ली है ताकि आपके मैसेज मिस ना हो। 5 साल, वेरी गुड, गुड आंसर, कि नेशनल असेंबली का टाइम है 5 years। लेकिन सेनेट के साथ आपको लिखा हुआ आपने देखा है परमानेंट। अब ये परमानेंट कैसे है, ये मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि हाउ इट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। सपोज करते हैं कि जी पहली दफा जब सेनेट बनी तो हमने कहा साल 2020 था, सपोज, और हमने कहा जी सेनेट में सपोज जो लोग आने थे वो थे 300, सेनेट में 300 सीटें हैं, 300 डिफरेंट प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव में आना था। तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, और ये जो 300 लोग हैं, हमने कहा हम 300 नहीं, पहले साल में सिर्फ 150 लोग अपॉइंट करते हैं, ऐसा ही है। हमने क्या किया, पहले साल में 150 लोग अपॉइंट किए। अब 150 लोग अपॉइंट किए, ऑब्वियसली हमने कहा कि जो गवर्नमेंट होती है, जो करंट गवर्नमेंट होती है, यूजली इसमें उसी के लोग होते हैं। सपोज हमने कहा अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो है पीएमएलएन की है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अच्छा 300 लोग करने थे, पर आपने तो 300 एक साथ नहीं किए, आपने क्या किया, 300 की बजाय 150 कर लिए। तो अब जो 150 है, जो रिमेनिंग 150, वो कहाँ होगा, वो कैसे होगा? हमने कहा हम क्या करते हैं, जैसा ये पहला साल था,
दूसरा साल आया 2021, तीसरा साल आया 2022। ठीक है, हम क्या करते हैं कि तीसरे साल में, ये जो पहला साल दूसरा साल सपोज 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तीसरा साल खत्म हो गया, 3 साल पूरे हो गए। अब 3 साल पूरे होने के बाद हमने कहा जी हमारे पास चौथा साल शुरू हो रहा है, स्टार्ट। अब जब ये स्टार्ट होगा, हम यहाँ पे हमने कहा ये पिछले 150 और न्यू 150 के साथ में ए लिख लिया, हम ऐसे करके उसका कलर चेंज कर देते हैं। अब वो जो रिमेनिंग 150 थे वो मैंने यहाँ पे अपॉइंट कर। अब ये जो लोग हैं तमाम, इन सब की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 साल होती है, 6 years। यानी कि एक बंदा अगर सेनेट का मेंबर है तो वो 6 साल तक रहता है। ठीक है, अब 2023 है, हो सकता है यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई हो। हमने कहा जी अब जो गवर्नमेंट है वो है पीपल्स पार्टी की। ऐसा ही, इसका मतलब क्या हुआ, आधे लोग पीपल्स पार्टी के, आधे लोग पीएमएलएन के। सही है, हमने कहा चलो ये पहला साल था, सॉरी ये चौथा साल का पहला वो था, इनके 3 साल पूरे हो गए। हमने कहा जी पांचवा साल आया, छठा साल आया। अब छठे साल में हमने कहा, ये देखिए सॉरी इसको कलर चेंज करना था। अब यहाँ पे बात आपको एक जरूरी जो बतानी है। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि देखें 2021, 22, 23, 24 हमने लिखा ही नहीं, 2024, 25 और 26, 6 साल गुजर गए। ऐसा ही, इसका मतलब है ये जो ब्लैक में मैंने लोग लिखे थे 2026 के एंड पे रिटायर हो जाएंगे, जो कि पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, ये तो हो गए रिटायर। अब आ गया 2027। अब 2027 आया है, हमने कहा कि जी आपके 6 साल पूरे, अब ये जो 150 लोग हैं अब ये आपने न्यू अपॉइंट करने होंगे। ऐसा ही है, मैं इसको रेड से शो करती हूँ। अब जब मैंने ये न्यू अपॉइंट किया, सपोज ये एक और हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी है, AWM लिख लेते हैं, ये उसके, और बाकी लोग हमारे पास जो पिछली पार्टी थी पीपल्स पार्टी के थे। ऐसा ही, अब इस पीपल्स वाले पार्टी को 5 साल हो गए, अगले साल हमने कहा कि ये भी छठे साल 2028 में, 2028 पूरा करेंगे और 2029 के अंदर अब हमारे पास न्यू पर्सन आएंगे। अब बताएं मुझे, इसी तरह ये वाले लोग जो हैं ये अपने 6 साल पूरे करेंगे। अब क्या हुआ, इस चीज के एक तो दो फायदे हुए, हर वक्त एवरी टाइम आपके पास एक मिक्स पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद होते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मौजूद हैं, इसका मतलब है कोई पर्सन अपनी मर्जी के काम नहीं कर सकता। गॉट माय पॉइंट, कि दोनों पार हर, जैसा यहाँ पे देखें, हमने कहा पीएमएलएन थी और पीपी थी, यहाँ पे एडब्ल्यूएम और पीपी है। अब इस जब पीपी का टाइम पीरियड खत्म होगा तो कोई न्यू पार्टी आ जाएगी। तो एवरी टाइम यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज या टू डिफरेंट गवर्नमेंट्स। एक पिछली गवर्नमेंट के लोग हैं और ये न्यू गवर्नमेंट, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी सेम हो लेकिन गवर्नमेंट के लोग चेंज है। ऐसा ही है, समझ आए, यानी कि टू डिफरेंट एंटायर सेटअप के लोग हैं। और दूसरी चीज जो हमने देखने को मिली कि भाई सेनेट डिसॉल्व तो नहीं होता। सो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सेनेट एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी कैसे है, किस वजह से वो एक परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है।
और उसका आंसर आपके पास यहाँ पे भी है कि देखिए नंबर पॉइंट 2 पे members are elected for a period of 6 years. 6 साल के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. हाफ द मेंबर रिटायर आफ्टर 3 years. हमेशा क्या होता है कि हर 3 साल बाद आधे मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उसको न्यूली इलेक्टेड सेनेटर्स रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से सेनेट इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन. क्यों? क्योंकि तमाम लोगों का इलेक्शन एक सेम टाइम पे नहीं होता, सो इट इज कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट ऑन अ परमानेंट बेसिस. ठीक है, यही मेंबर्स अपने में से एक चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट अपॉइंट करते हैं. ठीक है, और हमने कहा कि जो इसको हमने अपर हाउस भी क्यों कहा था. अपर हाउस की रीजन भी ये थी कि हमने कहा जो चेयरमैन ऑफ द सेनेट होता है वो नेक्स्ट इन लाइन टू प्रेसिडेंट होता है. अगर प्रेसिडेंट मुल्क में ना हो, कहीं बाहर हो, तो जो सेनेट होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट फिर करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको अपर हाउस भी कहते हैं. और हमने कहा कि जी इसके अंदर सिंस सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, तो इसकी वजह से हमने कहा कि ये दी क्यों जाती है, ताकि नेशनल कोहेशन और हार्मनी को इम्पोज किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि जो स्मॉलर प्रोविंसेस का जो फियर है कि बाकी प्रोविंस हमें डोमिनेट कर लेंगे बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी इन द पॉपुलेशन, उस चीज को अवॉइड किया जाए. ठीक है, हम जो भी कानून बनाते हैं नेशनल असेंबली के अंदर वो सेनेट से लाजमी अप्रूव होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द मनी बिल्स. इसको हम कल की क्लास पे देखेंगे कि मनी बिल्स क्या होते हैं. ठीक है क्लास, सिंस कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज भी हैं स्टूडेंट्स के ज्वाइनिंग में, आई थिंक वी शुड, अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो जब तक रिजल्ट आता है, सॉरी रिजल्ट कह रही हूँ कि जब तक हमारा पीआरसी के स्टूडेंट्स भी फ्री होते हैं, तो वी विल रिज्यूम क्लासेस फ्रॉम 1 अक्टूबर अगेन. ठीक है, हम अपनी क्लासेस को यहीं पे पॉज करते हैं और हम 1 से दोबारा इनको स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.